तो आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन में क्या होता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, यानी लार्ज स्केल पे कि स्मॉल स्केल पे, और इसमें हम दवाएं बनाएंगे। बायो फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाएं बनाएंगे, और बायोलॉजिकली यूजफुल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे या माइक्रोब्स बनाएंगे, यानी जीएमओ बनाएंगे। जीएमओ का पूरा नाम, इसी इसी को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक मतलब जिसके अंदर हम लोग ने डीएनए वगैरह में परिवर्तन कर दिया है, उसको मॉडिफाई करके एडवांस कर दिया है, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो देखो लिखा है जी एम और ओ मतलब ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं? माइक्रोब्स की, फंजाई की, प्लांट की, एनिमल की, सारे आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा क्या क्या इंक्लूड किया गया है? सबसे पहले थ्योराप्यूटिक्स। अब थ्योराप्यूटिक्स क्या होता है? जीवन रक्षक दवाएं जिनसे इलाज किया जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक यानी कि किसी रोग को पहचानना, म्यूटेशन को पहचानना। जीएमसी बनाएंगे। जीएमसी का मतलब हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे बीटी कॉटन, जैसे बीटी टोबैको, ये सारे बना लिए। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो फूड हम लोग आजकल रेडी टू ईट होता है वो बना सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड। बायो रिमेडिएशन यानी कि जो ये है ना पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसको घटाएंगे, इसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। वेस्ट वाटर को हम प्योर कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। आजकल एथेनॉल बनाया जा रहा है ना इससे, और E20 पेट्रोल भारत में कंपलसरी कर दिया गया है 1 अप्रैल से, यानी 20% उसमें एथिल अल्कोहल और करीब 80% पेट्रोल होगा। तो ऐसा मानना है कि गाड़ियों में पेट्रोल की बचत होगी। और एथेनॉल हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। तो सस्ता भी पड़ेगा और बेहतर भी होगा। हालांकि भारत में रिकमेंडेड लेवल से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो लेकिन होना चाहिए कम। तीन क्रिटिकल रिसर्च हमने बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में किया है। सबसे पहले हमें एक ऐसा कैटलिस्ट बनाना है जो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीके से काम करे। कैसे कैटलिस्ट बनाना है? बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी एंजाइम। बायो का कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होता है? प्रोटीन। कुछ एंजाइम किसके बने होते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? राइबोजाइम, आरएनए के बने होते हैं, उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं। तो हमें एक बेस्ट कैटलिस्ट बनाना है, ठीक है, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इंप्रूव होकर बेहतर हो जाए, ठीक है। यूजली ए माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम, या तो कोई आप माइक्रोब्स बना लो या तो उसका प्योर एंजाइम ही बना लो, ठीक है। दूसरा, उसके लिए, उस एंजाइम के लिए ऐसी कंडीशन पैदा करनी है जिससे वो कैटलिस्ट बेस्ट तरीके से काम कर सके। लिखा है ना, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग, यानी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसी कंडीशन पैदा कर देनी है कि वो एंजाइम आसानी से हर परिस्थिति में काम कर सके, ठीक है। तीसरा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमें प्योर से प्योर चीजें मिल सके, प्योर प्रोटीन मिल सके या प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एंटीबायोटिक वगैरह मिल सके, ठीक है ना। तो तीन क्रिटिकल रिसर्च हो गए। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहां पे किया गया? बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कहां पे किया गया? एग्रीकल्चर की हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर। उसके बाद किस में किया गया? पहले खाएंगे तभी तो बीमारी का इलाज कराएंगे, बिना खाए बीमारी का इलाज भी नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन है फूड को बढ़ाने के। फूड को बढ़ाने के कितने ऑप्शन है? तीन। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड, यानी कि यूरिया डालो, सुपर फास्फेट डालो, सुपर नाइट्रेट डालो, ठीक है, जितने केमिकल है वो डाल करके पौधे की पैदावार को बढ़ाओ। दूसरा होता है ऑर्गेनिक बेस्ड, जिसमें हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और वो केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं जैव कृषि। इसमें हम क्या करेंगे? नेचुरल माइक्रोब्स का यूज करेंगे, जैसे आपने माइकोराइजा सुना होगा, जैसे आपने बाकी बायो फर्टिलाइजर सुने होंगे, उनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें केमिकल का प्रयोग तो घट गया, लेकिन जो हमारी उत्पादन क्षमता है वो भी घट गई। फिर आजकल नया तरीका इस्तेमाल किया है, जीएमसी बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उगाएंगे, जैसे बीटी कॉटन, बीटी टोबैको, बीटी सोयाबीन, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, ये सारे उगाएंगे। तो तीनों अपने अपने जगह पे सही है, पर सबसे बेहतर कौन सा है? ये और ये। अगर हम दोनों को कर लें तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देंगे तो केमिकल नहीं यूज करने पड़ेंगे, और अगर जीएमसी यूज करेंगे तो अच्छे से अच्छी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं।
अगर तीनों में एक ही चॉइस हो तो ये करेंगे, लेकिन अगर हमें दो चॉइसेस मिलके करनी है तो ये प्लस ये करेंगे। अच्छा, आपने हरित क्रांति के बारे में सबने सुना होगा, और हमने हरित क्रांति पे एक वीडियो बना के डाला भी है ना। तो हरित क्रांति के फादर ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। और पूरे वर्ल्ड के कौन थे? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। मैक्सिको की जो व्हीट की वैरायटी थी भारत में किसने डेवलप करी? MS स्वामीनाथन ने। और ये चलाया गया था कब? ये चलाया गया था करीब 1960 के मिड में, 1960 के मिड में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पैदावार को कितना कर दिया था? 3 गुना, 3 गुना पैदावार कर दिया था। लेकिन आबादी आपको पता है अर्थमेटिकली बढ़ती कि जियोमेट्रिकली? तो ये जो खाना था 3 गुना बढ़ा लिया था, ये हमारे लिए अभी पर्याप्त नहीं था, हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। अच्छा, इंक्रीज यील्ड इज पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। बोलने लगे हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे पैदावार वाले पौधे इस्तेमाल किए तो थोड़ी सी पैदावार बढ़ी, ठीक है। लेकिन मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी हमने अच्छे तरीके से सिंचाई करी, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया, अच्छे तरीके से देखरेख की पौधे को, साथ में बहुत अच्छे हम लोग ने क्या केमिकल्स यूज करे, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये यूज करे। ये इस पर बेस्ड था। यानी ये किस पर बेस्ड है? इस पर बेस्ड है ना। पहले वाले पॉइंट पर बेस्ड है कि दूसरे और तीसरे वाले पॉइंट पर बेस्ड है? 1960 तक तो बायोटेक के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, बहुत बाद में पता चला। इसलिए पहले जो हम पैदावार बढ़ाते थे उसके 2 तरीके थे। एक तो बेहतर मैनेजमेंट तरीका, मतलब आप सिंचाई के तरीके अच्छे इस्तेमाल करो, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप नए तरीके से खेती बाड़ी करें। नंबर 2, आप केमिकल का भरपूर यूज करें। ये उस समय का ट्रेंड था। इससे हुआ क्या? प्रदूषण बढ़ गया। इससे क्या हो गया? सॉइल पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन बढ़ गया, वाटर पोल्यूशन बढ़ गया, ठीक है ना। हाउ एवर फॉर फार्मर्स, किसानों को एक दिक्कत आने लगी। डेवलपिंग वर्ल्ड यानी हमारे जो लोग कम विकसित देश हैं, वहां पर क्या हो गया? एग्रोकेमिकल वाला जो बेस्ड एग्रीकल्चर था वो बड़ा ही महंगा पड़ता था। क्यों? यूरिया खरीद के लाओ, ठीक है, सुपर फास्फेट लेके आओ, सुपर नाइट्रेट लेके आओ, फंजीसाइड लेके आओ, पेस्टिसाइड लेके आओ, इंसेक्टिसाइड लेके आओ, इतने साइड लेके आओ, तभी तो इंसान सुसाइड कर लेता है ना। फिर लिखा है ये बहुत ही महंगा पड़ता है, जान तक ले लेता है किसानों की। फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल। बोलने लगे एक सबसे बड़ी समस्या है उस समय की, जो इतने सारे केमिकल यूज करते थे पर हमारे पास फसलें तो पुरानी ही थी, फसलें तो अच्छी प्रजाति की नहीं थी, तो हमें इंप्रूव्ड वैरायटी नहीं हमारे पास थी प्राचीन काल की ब्रीडिंग में। कन्वेंशनल मतलब होता है प्राचीन जो ब्रीडिंग कराते थे, पुराने समय में जो ब्रीडिंग कराते थे उस समय हमारे पास अच्छी किस्में नहीं थी फसलों की। यानी नॉन GMC बेस्ड था कि GMC बेस्ड? हाँ, ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय में जो ब्रीडिंग कराते थे वो फेल हो जाती थी। क्यों फेल हो जाती थी? क्योंकि वो सफिशिएंट चीजें वो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। लिखा है हमें एक फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम की जरूरत थी, उसका और क्रॉप को इंप्रूव करना था, इसीलिए बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजी चाहिए थी। उस अदर टेक्नोलॉजी का नाम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, ये डेवलप की गई। बताइए, पैदावार हमारे पास सफिशिएंट नहीं थी, अच्छी किस्में नहीं थी, लेकिन खाना तो चाहिए था क्योंकि आबादी बढ़ गई थी। आबादी बढ़ गई थी तो हमें एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया, नाम टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये भी बायोटेक का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये डेवलप की गई। टिश्यू कल्चर में साइंटिस्ट को पता चला, क्या पता चला? कब पता चला? 1950 में। क्या पता चला? कि पूरा पौधा बनाया जा सकता है, किससे? एक्स प्लांट से। और एक्स प्लांट क्या होता है? कोई भी पौधे का पार्ट ले लो और उसके बाद उसको ग्रो करा दो टेस्ट ट्यूब में, अंडर स्ट्राइल कंडीशन की अंडर फर्टाइल कंडीशन। स्ट्राइल का मतलब हाँ, कंटामिनेशन फ्री। और उसके बाद खाना भी तो खिलाओगे तभी तो टिश्यू ग्रो करेगा। बिना फ्यूल के कोई चीज चल ही नहीं सकती। हमारी बॉडी का फ्यूल फूड, गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल डीजल या फिर इलेक्ट्रिक, मोबाइल का फ्यूल उसकी बैटरी, तभी तो चार्ज करनी पड़ती है। इसका मतलब बिना फ्यूल के कुछ भी नहीं चल सकता। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, है ना। बिना धूप के बिना फ्यूल के पौधा भी खाना नहीं बनाएगा। इसका मतलब दिस कैपेसिटी टू रिजनरेट ए होल प्लांट, एक पूरा पौधा बना सकते हैं किससे? किसी भी सेल या एक्सप्लांट से। बताओ एक्सप्लांट किसे बोलते हैं? किसी पौधे का कोई भी भाग ले लें
जिससे पूरा पौधा बनाने जा रहे हैं, तो उस भाग को क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। लेकिन जब हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे तो वो ग्रो करके छोटा सा नन्हा पौधा बना देगा और उस नन्हे पौधे से पूरा पौधा बन जाएगा। इस विधि को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। दिस इज नोन एज ऐसा पोटेंशियल जिससे टोटल प्लांट बन जाएगा। नाम बताइए। जबकि वो टुकड़ा जो ओरिजिनली जिससे हमने टोटल प्लांट बनाने की कोशिश की थी उसे क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। अब इन्होंने बोला स्पेशल मीडियम की जो हम बात कर रहे थे वो स्पेशल मीडियम था क्या? जो हम न्यूट्रिएंट मीडियम की बात कर रहे थे वो क्या था? न्यूट्रिएंट मीडियम कार्बन सोर्स से भरपूर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कार्बन सोर्स। क्योंकि कार्बन में ही क्या है? कार्बन मतलब खाना। खाना है तो खाना किस रूप में होगा? सबसे बेस्ट खाना है ऑर्गेनिज्म के लिए सुक्रोज। ईस्ट को क्या चाहिए? सुक्रोज। पंजाई को क्या चाहिए? सुक्रोज। ज्यादातर जीवों को क्या चाहिए? सुक्रोज। तो यानी देखो इसको सुक्रोज दे दिया, चीनी समझो, सुक्रोज। उसके बाद मिनरल भी तो दोगे आप। बिना मिनरल के कौन सी सेल ग्रो कर जाएगी? ग्रोथ के लिए इनऑर्गेनिक चाहिए कि ऑर्गेनिक की? दोनों। तो ये रहा ऑर्गेनिक और ये रहा इनऑर्गेनिक। और क्या चाहिए? विटामिन भी चाहिए। बताइए, हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती तो हमें बहुत सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसका मतलब विटामिन भी चाहिए और अमीनो एसिड भी चाहिए। क्यों? अमीनो एसिड दो काम करते हैं, ठीक है? मतलब मेन काम बता रहा हूं। अमीनो एसिड का एक मेन काम है क्या? अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना देते हैं और प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। प्रोटीन से ही बॉडी बनती है। और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी चाहिए, जैसे गैस GAC, जिबर्लिक एसिड, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, क्योंकि तीनों ग्रोथ प्रमोटर हैं। ग्रोथ इनहिबिटर के नाम बताइए। अच्छा, और उसमें से भी बताइए जो दोनों कैटेगरी में लाई करता है। लेकिन अगर सिंगल चॉइस हो तो हम क्या चूज करेंगे? अगर सिंगल चॉइस हो, अरे इथाइलिन दोनों हैबिट को शो करता है। मैं पूछ रहा हूं अगर सिंगल चॉइस हो तो किस में रखेंगे? पता नहीं क्या समझ रहे हो, पूछा क्या जा रहा है, क्या समझ रहे हो? मैंने ये पूछा दोनों कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है इथाइलिन। अगर हमारे पास उसको एक कैटेगरी में रखना हो, इनहिबिटर में रखेंगे। वो नहीं लिखा है पर लार्जली इट इज इनहिबिटर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फिर लिखा है बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, इस मेथड से क्या पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट बना लोगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट बना लोगे बहुत कम समय में। मतलब बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक वी कैन प्रिपेयर द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट इन वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। देखो लिखा है दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन। यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधे बना लेने को क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोपोगेशन। अच्छा, ये जो टिश्यू लिया था इससे पहले हमने एक पौधा बनाया, इससे हमने पहले एक पौधा बनाया, ठीक है? फिर उससे अनेक पौधे बना लिए। तो आप बताओ, इसी टिश्यू से तो ये पौधा बना, इसी टिश्यू से अनेक सारे पौधे बन रहे हैं। इसका मतलब ये पौधा ये सब के जीन सेम है कि अलग अलग? इसलिए इनको हम बोलेंगे क्या? सोमा क्लोन। दे आर जेनेटिकली सिमिलर की जेनेटिकली डिसिमिलर? जेनेटिकली सिमिलर यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, यानी ओरिजिनल प्लांट के साथ इसका जीन सेम मैच कर रहा था। इसलिए इन सब पौधों को हम क्या बुलाएंगे? सोमा क्लोन। दे आर नोन एज सोमा क्लोन। और कह रहा है ऐसे कोई पौधा है जो बनाया है हम लोगों ने? हाँ बनाया है। एग्जाम्पल है बैट। बैट का मतलब बनाना, ए का मतलब एप्पल, टी का मतलब टोमेटो। यानी ये है, देखो दीज इंपॉर्टेंट प्लांट्स आर बी यानी बनाना, ए यानी एप्पल, टी यानी टोमेटो। हमने बैट बनाया है, ठीक है? और कॉमर्शियली यूजफुल कर, ये सब कॉमर्शियल स्केल पे बना भी चुके हैं। प्रोड्यूस्ड लिखा है, प्रोड्यूस्ड, हैज बीन प्रोड्यूस्ड, पास्ट की बात कर रहा है। एक और टेक्निक है इसमें कि हम, पता है इस पूरे पौधे में क्या हो गया है? इस पूरे पौधे में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, वायरस इन्फेक्शन। अब वायरस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, आपको पता ही होगा। वायरस इतनी तेजी से ग्रो करते हैं कि क्या होता है, पूरा देखो कोरोना में कितने लोगों की जान चली गई। पेंडेमिक में ज्यादातर वायरस और भी बहुत सारे होते पैथोजन, वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर ये है सैम, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम। तो जो मेरिस्टेम होता है वो बहुत तेजी से डिवाइड होता है, इतनी तेजी से डिवाइड होता है कि वायरस को भी पीछे छोड़ देता है। मतलब मान लो वायरस 1 से 2 सेल में पहुंचा तो मेरिस्टेम तब तक 50 सेल बना चुका होगा। अब बताओ वायरस किस में अटैक नहीं कर पाएगा? यानी मेरिस्टेम इज वायरस फ्री की वायरस इन्फेक्टेड? तो ये वायरस फ्री है।
तो क्या बोला गया, हम रिकवरी करा पाएंगे हेल्दी प्लांट की, कहां से, वायरल डिजीज प्लांट की। मतलब ऐसा पौधा जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उससे हेल्दी पौधा बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो प्लांट है जो कि इन्फेक्शन हो चुका है, किसका, वायरस का, उसका क्या ले लेंगे, मेरिस्टेम। अच्छा, सैम लेना बेहतर, रैम लेना बेहतर है कि सैम लेना बेहतर है? देखो ये जमीन के अंदर है तो उखाड़ के निकालोगे और जमीन में कितने सारे और वायरस आ जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि जो ऊपर आसानी से मिल रहा है वो ले लो। तो सैम लोगे कि रैम लोगे आप, ठीक है ना। एपिकल बड ले सकते हो, कभी कभी एक्सिलरी बड भी ले सकते हैं। अगर एपिकल बड अवेलेबल नहीं है तो एक्सिलरी बड, क्यों, कभी कभी इसको मान लो कोई चर गया, कोई जीव चर गया या डैमेज हो गया तो आप एक्सिलरी बड ले लो। दोनों दोनों तरफ से आप मेरिस्टेम ले सकते हो, एपिकल भी एक्सिलरी भी। ये क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम वायरस। और इसका मतलब अब आप इसका करा लो क्या, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर करा के आप क्या बना पाओगे, लैब में, इन विट्रो का मतलब लैब में क्या बना पाओगे, वायरस फ्री प्लांट। साइंटिस्ट ने इससे बनाया है क्या, इससे बनाया है बीएसपी। बीएसपी कैसे याद रखोगे, बीएसपी, ठीक है ना। बीएसपी यानी कि बी फॉर, एस फॉर, पी फॉर, है ना। बहन जी की समाजवादी पार्टी थी कि नहीं थी, बहन जी की समाजवादी पार्टी थी बसपा, बसपा, ठीक है ना। यानी हिंदी में, इंग्लिश में लिखोगे तो बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो बी फॉर, एस फॉर, पी फॉर, ये सब बना लिया हम लोगों ने। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिंगल सेल ले लिया किसी से, मान लो पोटैटो से ले लिया और टोमेटो से ले लिया। देखो नई टेक्निक, पोटैटो और टोमेटो से ले लिया, ये दोनों का न्यूक्लियस है, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल वॉल है। सेल वॉल को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सेल वॉल को डिसॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अब ये जो बचा इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ये देखो, जब सेल नेकेड हो गई तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। और कैसे सेल वॉल को हटा दिया, डाइजेशन से। क्या बोला गया, साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया सिंगल सेल को। देखो एक सेल ले ली पोटैटो से, एक ले लिया टोमेटो से, और इनकी सेल वॉल को हमने गला दिया। किसकी मदद से गला दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। पचा दिया, गला दिया, एक ही बात है। अब हमें जो प्राप्त हुआ, इन सेल को हम क्या बुलाएंगे, प्रोटोप्लास्ट। नेकेड प्रोटोप्लास्ट, ना कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अलग होता है, प्रोटोप्लास्ट अलग होता है। कह रहा है इन याद रखो, इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि हमने सेल वॉल हटाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हटाई है। अगर सेल वॉल भी हटा देते, प्रोटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हटा देते, प्रोटोप्लाज्म। अब आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के आपके सामने हैं, दो। डिफरेंट वैरायटी के कि सेम, पोटैटो अलग, टोमेटो अलग। माना कि दोनों की फैमिली सेम है, लेकिन वैरायटी तो अलग अलग है। फिर लिखा हुआ है, अब हमने क्या किया, इनको, इनके डिजायरेबल कैरेक्टर को आपस में जोड़ दिया, फ्यूज कर दिया, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बन गया। बताओ 2 in 1 प्रोटोप्लाज्म बन गया कि नहीं। पोटैटो और टोमेटो बराबर पोमैटो, पोटैटो प्लस टोमेटो बराबर। अब बताओ आपके सामने एक नया हाइब्रिड पौधा आ गया। इस तरह के हाइब्रिड पौधे को क्या बुलाओगे, सोमैटिक हाइब्रिड। बताइए, जो ये जो रिजल्टेंट पौधा बना, पोटैटो प्लस टोमेटो बराबर क्या, पोमैटो, पर उसे बुलाएंगे क्या, सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड। और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब कह रहा है कि जब आपने प्रोटोप्लाज्म टोमेटो का फ्यूज कराया पोटैटो के साथ, तो जो पौधा था, जो ग्रो किया नया हाइब्रिड प्लांट, ठीक है, उसमें दोनों के कैरेक्टर आ गए, टोमेटो के भी कंबाइन हो गए और पोटैटो के भी आ गए। वेल दिस इट हैज बीन अचीव्ड, बोलते हैं हमें प्राप्त तो हो चुका है, लेकिन जो रिजल्टेंट फॉर्मेशन हुआ पोमैटो, उसका नाम दिया गया। पोटैटो प्लस टोमेटो बराबर, पोटैटो प्लस टोमेटो बराबर पोमैटो। कह रहा है दुर्भाग्यवश ये पौधा में जितने भी डिजायर्ड कॉम्बिनेशन आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए। इसीलिए क्या कॉमर्शियली यूजफुल रह गया कि नहीं रह गया, कॉमर्शियली यूजफुल नहीं रह गया। इस पे रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा अब आगे, प्लांट कह रहा है प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, जिनके जीन को हमने बदल दिया था बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दे आर नाउ नोन एज जीएमओ। जीएमओ का मतलब
या दूसरा नाम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो देखो वही लिखा है, प्लांट बना लिया, बैक्टीरिया बना लिया, फंजाई बना लिया, एनिमल बना लिया, ये सब जो हमने बना लिया दिस इज नोन एज जीएमओ, और जीएमओ का दूसरा नाम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीएम प्लांट क्यों बनाए जाते हैं? आखिर जीएम प्लांट हमने क्यों बनाए? कई कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, ताकि बाहर की तरफ सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब झेल सके, सूखा, बाढ़ ये सब झेल सके। हमें ऐसा पौधा चाहिए जो हर मौसम में बेस्ट तरीके से काम कर सके, कोल्ड को झेल सके, ड्रॉट को झेल सके, सॉल्ट और हीट को झेल सके। ठीक है, दूसरा रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हमको ऐसा पौधा बनाना है जिस पर केमिकल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो भी लोगों का भरोसा बना रहे। मतलब अगर किसी किसान से बोलो आपको केमिकल का प्रयोग नहीं करना, फिर भी हम आपको पैदावार बढ़ा के देंगे, वो हाथ जोड़ लेगा, कहेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन है आज की डेट पे ऐसा पॉसिबल। तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया कि आपको हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, आपको पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस को रोकना है। जैसे मान लो टमाटर है, आजकल टमाटर बहुत सस्ता है इस समय, कारण ये इस समय जो टमाटर आ रहा है वो तुरंत इस मौसम में गल जाता है। आज लो कल परसों में पक के गल जाएगा, चाहे आप कच्चा लेके आओ, हल्का हल्का कच्चा लेके आओ, 2-3 दिन बाद देखना एकदम लाल और दबने लगेगा। तो इसलिए पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस को घटाया हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, ये हम लोग ने बढ़ा दिया। ये थर्ड पॉइंट होना चाहिए, ये थर्ड पॉइंट, और ये फोर्थ पॉइंट। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट, बोल रहे प्लांट की मिनरल यूजेस की क्षमता को हमने बढ़ाया। उससे होगा क्या? मान लो मिट्टी में मिनरल कम भी है तो पौधा जल्दी मरेगा कि देर में मरेगा? देर में मरेगा। अच्छा, आखिरी हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू पौधे की बढ़ा दी। बताइए, हमने पौधे की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी। जैसे हमने विटामिन ए रिच गोल्डन राइस बनाई है। कौन सी राइस बनाई है? विटामिन ए रिच गोल्डन राइस। अरे वो आपने देखा होगा पुलाव वाला जो चावल आता है वो ऐसा आता है पीला, जबकि नॉर्मल चावल कैसा होता है? सफेद। तो ये कैसा राइस है? गोल्डन कलर का है कि नहीं है? तो पुलाव वाला चावल पीला होता है कि नहीं होता है? वो गोल्डन राइस होता है। नाम भी सुन लो, गोल्डन सेला। नहीं बुलाते हैं, कहते हैं कौन सा चावल लेके आना? गोल्डन सेला। लंबा और थोड़ा लंबा लंबा होता है, पर थोड़ा सा मोटा होता है और उसमें खुशबू भी कम होती है, जबकि आपकी बासमती राइस पतला और काफी लंबा होता है और खुशबू बहुत ज्यादा होती है। यही फर्क है, वरना दिस इज द कॉपी ऑफ बासमती राइस, कह सकते हो कॉपी ऑफ बासमती राइस। तो विटामिन ए रिच है। विटामिन ए में क्या होता है? विटामिन ए में क्या होता है? बीटा कैरोटीन। विटामिन ए में क्या होता है? कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की कमी को पूरा कर देता है, जिससे विटामिन ए बनता है और इस वजह से हम लोगों की आंखों की रोशनी मेंटेन रहती है। अब आते हैं बीटी कॉटन पर। देखो कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या किया? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए। पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब जिसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का कोई असर नहीं होगा। पेस्ट यानी हानिकारक कीड़े, हानिकारक कीट पतंगों को पेस्ट कहते हैं। अब हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाए तो बोला गया इससे फायदा क्या होगा? हमें जो पेस्टिसाइड है वो कम यूज करना पड़ेगा कि ज्यादा? पेस्टिसाइड की खरीदारी में कमी आएगी कि अधिकता? इससे प्रदूषण घटेगा कि बढ़ेगा? और पौधा खुद को बिना किसी पेस्टिसाइड के बचा लेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने एक बैक्टीरिया चुना। बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, और शॉर्ट में क्या बुलाते हैं? हाँ, और एक बार ये पूछ भी लिया था, सिंबल 4 ऑप्शन में बना दिया था, कैपिटल बी, स्मॉल टी, कैपिटल बी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल टी, और उसके बाद ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए थे। तो क्या होना चाहिए? कैपिटल बी के साथ स्मॉल टी, दोनों कैपिटल नहीं, दोनों स्मॉल नहीं, राइट। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड। आजकल बीटी टॉक्सिन जीन को हमने क्या कर लिया है? क्लोन कर दिया है, और क्लोन करके हमने कहां डाल दिया है? पौधों के अंदर डाल दिया है। और पौधे के अंदर क्या हो गया है? पेस्ट के लिए क्या हो गया है? रेजिस्टेंस। पेस्ट यानी कीड़े मकोड़े। ठीक है, क्या अब इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा? इसलिए इसको हम बायोपेस्टिसाइड भी कह सकते हैं, मतलब अपने आप के लिए ये पेस्टिसाइड की तरह काम कर रहा है, बायोपेस्टिसाइड है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एग्जांपल क्या क्या दिया है? बीटी राइस, बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी टोबैको, बीटी सोयाबीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग केवल क्या बना रहे हैं भारत में? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही केवल बना रहे। अभी आपने देखा होगा यूएस इंडिया ट्रेड डील,
उसमें ये हुआ था कि वो टैरिफ वैरिफ हटाने वाला प्रोग्राम, तो भारत ने यूएस से ट्रेड कर लिया। अब वो लोग सारे अपनी फसलें कहां पे बेचेंगे? इंडिया में। तो अब पता क्या, हम लोग केवल बीटी कॉटन बनाते थे, अब क्या आएगी? बीटी कॉर्न यानी मक्का, बीटी राइस आ जाएगी, बीटी टोमेटो आ जाएगा, बीटी पोटैटो आ जाएगा, बीटी सोयाबीन आ जाएगी, जो खाएंगे उसमें बीटी। और आपको पता है ये जीन कभी ना कभी अगर एक्सप्रेस हो गए तो हम ही को नुकसान होगा, इसीलिए इसका एक बहुत ड्रॉबैक भी है। तभी तो भारत सरकार ने जीईएसी कमेटी बनाई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अपने यहां पर तो अप्रूवल दे दिया कि नहीं खाएंगे, पर यूएस के यहां तो अलाउ है ना, वो लोग भारत में भेज देंगे, तो आगे चल के इसका दुष्परिणाम भी होने वाला है। बीटी कॉटन में देखो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के कुछ स्ट्रेन है तो ना बैक्टीरिया में, अरे आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेन होते हैं और ये कुछ ही इंसेक्ट को मारते हैं कि सबको मार देंगे? सर्टेन को कि अनसर्टेन को? मतलब स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक? स्पेसिफिक है। और फार्मूला क्या कराया था? एलसीडी। लैपिडोप्टेरन को मारते हैं, कोलियोप्टेरन्स को मारते हैं और डिप्टेरन्स को मारते हैं। मैचिंग पे क्वेश्चन आएगा, लैपिडोप्टेरन्स मैच होगा टोबैको, बर्डवर्म और आर्मी वर्म, टोबैको, बर्डवर्म और आर्मी वर्म, ठीक है ना। लता, ल त ए, लता क्या पढ़ेंगे? लता। तो लता जरा पानी दे दे पढ़ाइए पहले, अब की बार केवल लता को याद कर लेना। ल मतलब लैपिडोप्टेरन, ट मतलब टोबैको बर्डवर्म, ए मतलब आर्मी वर्म, ठीक है ना। और ये तो ऐसे ही याद रहेगा। कोलियोप्टेरन्स में भौरे आते, भौरों को क्या बोलते हैं? बीटल्स, और बी और सी काफी क्लोज भी होता है। डिप्टेरन्स में डाई मतलब दो आते हैं, दो मतलब कौन? मॉस्किटो और फ्लाइज, मक्खी और मच्छर, याद हो गया ये तो। उसके बाद बीटी थ्यूरेंजिएंसिस के अंदर, यानी ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्रोटीन बनती है। मतलब अरे भाई ये कौन सा है बैक्टीरिया? इसके पास खुद का जीन होगा कि नहीं होगा? उसको हमने क्या नाम दे दिया? बीटी जीन। जीन मतलब क्या? डीएनए। और डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो कौन सी प्रोटीन बन गई? क्राई प्रोटीन बन गई। कौन सी प्रोटीन बन गई? क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन क्रिस्टल वाली बनती है, इसलिए नाम पड़ा क्राई प्रोटीन। और जीन को बोलते हैं क्राई जीन। बताओ बीटी के पास कौन सा जीन है? या बीटी जीन भी बोलते हैं या क्राई जीन भी बोलते हैं। ये क्या बनाएगा? आरएनए से क्या बनाएगा? क्राई प्रोटीन बन गई। क्राई प्रोटीन यानी क्रिस्टल वाली प्रोटीन बन गई। कब बनी? जब उसने ग्रोथ किया, जब वो सेल ग्रोथ करेगी तब बनेगी। ये क्रिस्टल टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? टॉक्सिक। और इंसेक्ट को मारते हैं, यही इंसेक्ट को मारती है। कौन से इंसेक्ट को मारती है? एलसीडी। एलसीडी याद है ना? लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स और डिप्टेरन्स, इनको मारती है, तो एलसीडी को मार देती है, ठीक है। फिर लिखा है कि फिर ये बैसिलस खुद क्यों नहीं मरता? जब हमारे अंदर कोई प्रोटीन बन रही है और इंसेक्ट को मारती है तो हम क्यों नहीं मरे? यानी बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन बनी तो बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मरा? क्योंकि ये इसके अंदर प्रोटॉक्सिन के रूप में बनता है। कैसे बनता है? प्रोटॉक्सिन के रूप में बनता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में कि एक्टिव फॉर्म में? लिखा हुआ है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट खाता है इसको, तो इंसेक्ट के अंदर ये इनएक्टिव टॉक्सिन बदल जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। और एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है? एल्कलाइन पीएच के कारण बदला, क्योंकि वहां एल्कलाइन पीएच नहीं था, पर उसके पेट में एल्कलाइन पीएच था, जिसकी वजह से ये उसके पेट में, पेट यानी गट में जाके बदल गया और क्रिस्टल घुल गए। अभी तक क्रिस्टल थे चीनी के, चीनी को मुंह में ले लो, लार उसे घोल देगा। वैसे यहां पर जब उसके पेट में गया तो पेट के एंजाइम्स एल्कलाइन मीडियम में सक्रिय हो गए, तो जो क्रिस्टल थे वो गल गए। क्रिस्टल गल गए तो क्या बन गया? सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ गया। ये सॉल्युबलाइज क्रिस्टल्स जो थे अब वो लिक्विफाइड हो गए, अब वो तुरंत बंध गए। किसके साथ बंध गए? मिडगट के साथ। मिडगट के जो एपिथेलियम थे उसके साथ बंध गए। और जब बंधे तो मिडगट के साथ जैसे ही बंधे ये सॉल्युबल प्रोटीन, तुरंत ही क्या हुआ? इसके अंदर वाटर चला गया, वाटर आ गया और ये सेल फूल गई और फूल के फट गई और डैमेज हो गई। ये देखो लिखा है सेल स्वेल्स क्रिएट पोर। पहले पोर हुआ, फिर अंदर आए, फिर इस सेल से सेल फूल गई, सेल फूलने के बाद फट गई और फटने से बाद उसकी डेथ हो गई। इस तरह से उसने खुद को अपने आप ही बचा लिया। हमने कोई विशेष काम नहीं किया, हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। ये रहा बीटी कॉटन। ये है जिसमें देखो ये होल बन गया और इसमें जो बॉल वॉर्म था वो अंदर घुस गया और इसको बर्बाद कर दिया। कुछ समय बाद ये देखो ऐसा सूख जाएगा, यानी हमें कॉटन मिला ही नहीं। इतनी सारी मेहनत की किसानों ने और मिला क्या? जीरो।
लेकिन यहां देखो, अगर इसमें इन्फेक्शन नहीं होता, इतना बड़ा बॉल मिला, कॉटन का पूरा गुच्छा मिल गया, तो देखो इसीलिए ये खतरनाक है। और जब आजकल हम जो बीटी कॉटन बनाते हैं उसमें ऐसे ही ऐसे होंगे, कोई वैसा नहीं मिलेगा। कह रहा है इस जो ये जीन थे ये स्पेसिफिक थे कि नॉन स्पेसिफिक? स्पेसिफिक थे। हमने इनसे निकाल लिया। कहां से निकाला? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम बीटी। अब उसके बाद उसको डाल दिया। कहां डाल दिया? फसलों में। फसलों में डाला, किसकी मदद से डाला होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। बोलो, प्लांट में इंट्रोड्यूस किसकी मदद से करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। और अगर प्लांट नहीं ले रहा था तो जीन गन का इस्तेमाल किया होगा या बायोलिस्टिक का इस्तेमाल किया होगा, याद है? जीन गन या बायोलिस्टिक का इस्तेमाल किया होगा। और किस में डाला स्पेशली? तभी तो नाम पड़ा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। अब चॉइस किस पर डिपेंड करती है? ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। चॉइस दोनों पर डिपेंड करती है। किस में डाल रहे हो, यानी टारगेटेड क्रॉप में और टारगेटेड पेस्ट पर, दोनों पर डिपेंड करती है। क्रॉप पर डिपेंड कर रही है और टारगेटेड पेस्ट पर डिपेंड कर रही है। और ज्यादातर बीटी टॉक्सिन्स आर ग्रुप स्पेसिफिक। बार बार याद दिला रहा है, स्पेसिफिक होते हैं। और यानी कि जीन का नाम क्राई देते हैं। और क्राई भी पूछा जा सकता है, सारे लेटर स्मॉल में है। देख लो, सारे लेटर स्मॉल में है। बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, आप तो पढ़ोगे पूरा स्टेटमेंट सही नजर आएगा, पर गलती कहां है? यहां कैपिटल CRY लिख देगा, हो गया गलत। फिर उसके बाद क्राई 1AC और क्राई 2AB। देखो, क्राई 1AC और क्राई 2AB ये लिखा है। क्राई 1AC और क्राई 2AB नामक जीन जो है वो हमें किससे छुटकारा दिलाता है? कॉटन के बॉलवॉर्म से। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है यहां से क्वेश्चन, बहुत बार, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। बताइए, क्राई 1AC और क्राई 2AB किससे बचाएगा? और जबकि क्राई 1AB किससे बचाएगा? कॉर्न बोरर से। क्राई 1AB किससे बचाएगा? कॉर्न बोरर से, राइट। अब आपको पढ़ना है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। पहले आपने पढ़ा था बीटी कॉटन, जो कि एक वो बायो पेस्टिसाइड की तरह काम कर रहा था, ठीक है। अब हमें पढ़ना पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। आपने पढ़ा है कि बहुत सारे निमेटोड होते हैं जो इंसानों को और बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। निमेटोड होते हैं जो परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइट होते हैं, और ये प्लांट को और एनिमल को, जिसमें मनुष्य भी शामिल होगा, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लिखा है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक निमेटोड है, नाम जरूर पूछा जाएगा, मिलोइडीगाइनी इकोग्निसिया। मिलोइडीगाइनी इकोग्निसिया, ठीक है ना। ये कहां रहता है? टोबैको की जड़ों में। और टोबैको की जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे पैदावार घट जाती है। टोबैको की जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे इसकी पैदावार घट जाती है। हमने यहां पर एक नोवल स्ट्रेटजी ली, मतलब ये वर्ड आया हुआ है सीधे सीधे, नोवल स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। देखो, नोवल स्ट्रेटजी अडेप्ट करी, जिसमें हम क्या करेंगे? हम RNAi का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज RNAi? और यहां पर भी पूछा जा सकता है, RNAi ऐसे नहीं लिखते, RNAi ऐसे लिखते हैं, स्मॉल आई, RNAi। और RNAi कहां काम करता है? सभी यूकैरियोटिक सेल में। किससे बचाता है? सेलुलर डिफेंस की तरह काम करता है, यानी किसी उससे बचाता है, पैथोजन से, किसी पैथोजन से बचाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? कह रहा है इसमें होता क्या है? मान लो जैसे कोई भी पैथोजन यहां पे अटैक करता है हमारी सेल पे। अगर हमारी सेल कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल है। जब भी कोई वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA या RNA हो सकता है, अगर हमारे अंदर आया, ठीक है, और इसने अटैक किया, ज्यादातर वैसे जेनेटिक मटेरियल क्या लेते हैं? RNA, लेकिन ऐसा नहीं कि DNA वाला नहीं कर सकता, वो भी RNA वाला है। RNA जैसे ही आया, ये RNA आया, अब हमारी सेल के DNA ने इसके खिलाफ क्या बना लिया? एक RNA बना लिया, ठीक है ना, एक RNA बना लिया। वो RNA क्या करता है? इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके इसको डबल स्टैंडर्ड RNA बना देगा। और उसी डबल स्टैंडर्ड RNA का नाम क्या है? RNAi। RNAi। तो RNAi किसने बनाया? किसके लिए बनाया? सुरक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इससे होगा क्या? इसका जो RNA है, इसका वायरस का, वो हमारी सेल में प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्या डबल स्टैंडर्ड RNA का भी प्रोटीन बनाता था? क्या डबल स्टैंडर्ड RNA का भी प्रोटीन बनाता है? नहीं बनाता। अगर डबल स्टैंडर्ड RNA प्रोटीन नहीं बनाता तो इस RNA का काम रुक गया कि अलाउ हो गया?
रुक जाने को साइलेंसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंसिंग। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। तो देखो लिखा है ये मेथड साइलेंस कर देता है। किसको साइलेंस कर देता है? दुश्मन के एमआरएनए को। कैसे? खुद, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बना लेता है और ये उसे बांध देता है ताकि वो ट्रांसलेशन ना कर सके और एमआरएनए से प्रोटीन ना बन सके। एमआरएनए से प्रोटीन ना बनने की प्रक्रिया का नाम साइलेंसिंग। मेरी बात फिर से समझो, हमारे यूकैरियोटिक सेल ने ऐसा डीएनए से आरएनए बनाया जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री था। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, इसी को आरएनए आई कह रहे हैं। ये आरएनए आई अपना ट्रांसलेशन करने में असमर्थ है कि समर्थ है? असमर्थ है। इसीलिए इस प्रक्रिया को एमआरएनए साइलेंसिंग कहते हैं। हमारे आरएनए ने इसके आरएनए के काम में बाधा डाली, इस प्रक्रिया को एमआरएनए साइलेंसिंग। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है इसका नाम था आरएनए आई। ठीक है, कह रहा है ये आपको मिलेगा कहां से आरएनए आई? आरएनए आई कहां से मिलेगा? सोर्स क्या है आरएनए आई का? द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आई, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ वायरस। वायरस से मिला कि नहीं मिला? या तो जब वायरस इन्फेक्ट करेगा तब मिल जाएगा, जिसका जीनोम कैसा हो ज्यादातर? आरएनए। अरे अभी तो एक्सप्लेन किया, जिसका जीनोम ज्यादातर कैसा हो? आरएनए। या फिर एक और तरीका है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से प्राप्त कर सकते हो, जिसको ट्रांसपोजेंस कहते हैं या जंपिंग जीन कहते हैं। ये जंपिंग जीन कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं और ये अपनी पोजीशन लगातार बदलते रहते हैं। देखो अभी यहां बैठे हैं, कभी यहां बैठ जाएंगे, फिर कभी यहां बैठ जाएंगे, कभी यहां बैठ गए, पोजीशन बदल रहे, कभी यहां कभी यहां। एक ही जीन, ये एक ही डीएनए पे अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। तो या तो आप उससे ले लोगे। बताइए द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहां से लेंगे? वायरस के आरएनए के जीनोम से, वहीं से तो बना था। वायरस का आरएनए जब आया था तभी तो हमारी सेल ने उसके लिए बनाया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। बताइए सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहां से लेंगे? वायरस से। वायरस के आरएनए की वजह से बना। बोलो। या तो आप कहां से ले सकते हो? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को जंपिंग जीन भी कहते हैं, उसी का तीसरा नाम है ट्रांसपोजेंस, और वो रेप्लिकेट करता है आरएनए इंटरमीडिएट से। कह रहा है जो रेप्लिकेट करे वाया आरएनए इंटरमीडिएट की वाया डीएनए इंटरमीडिएट? आरएनए आरएनए आरएनए। फिर से सुनो, तीन जगह पे आरएनए ही आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स कहां से प्राप्त होगा? वायरस के आरएनए के जीनोम से, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के आरएनए से, क्योंकि उसमें बीच में क्या बनता है? आरएनए एज इंटरमीडिएट। यानी आरएनए से भाई कहीं आरएनए होगा तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना पाओगे। यहां यू है तो मैं क्या बनाऊंगा? यहां सी है तो मैं क्या बनाऊंगा? यहां जी है तो मैं क्या बनाऊंगा? यहां सी है तो मैं क्या बनाऊंगा? अब ये एक दुश्मन का है, ये हमने बना दिया, हमारे वाले ने इसको बांध दिया, बांध के ये दोनों डबल स्टैंडर्ड हो गया, इसी ने बना दिया आरएनए आई। बोलो सही कह रहा है ना? ये देखिए इसमें इंफेक्शन हो गया है, इसमें इंफेक्शन हो गया तो ये गांठें बन गई, इसलिए इसका नाम लिखा है एनसीईआरटी में रूट नॉट डिजीज ऑफ टोबैको। रूट नॉट डिजीज ऑफ टोबैको। बताओ मिलोइडिगा निकोग्निसिया कौन सा कॉज करता है डिजीज? रूट नॉट डिजीज ऑफ टोबैको। अच्छा, जब 5 दिन तक जानबूझ के इंफेक्शन कराया गया डेलिबरेटली तो भी देखो इंफेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पौधे ने अपने आप को खुद ही बचा लिया। किससे? निमेटोड से। और देखो जड़ें कितनी अच्छी हैं, कितनी घनी हैं और कितनी पतली हैं, उसमें कहीं गांठें नहीं हैं। अगर जड़ें अच्छी होंगी, नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग भी तो अच्छी होगी। यानी पौधों की नींव क्या है? जड़। अगर जड़ अच्छी है तो पौधा भी तो अच्छा होगा। पैदावार ज्यादा होगी कि कम होगी? पैदावार ज्यादा हो जाएगी, यानी पैदावार बढ़ गई। देखो लिखा है कैसे डाला था, किसकी मदद से? प्लांट में कौन से वेक्टर की मदद लेते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। स्पेसिफिक जीन डालेंगे कि नॉन स्पेसिफिक? निमेटोड के लिए डिजाइन करके डालेंगे और उसके बाद इंट्रोड्यूस कर देंगे कहां पे? होस्ट प्लांट यानी टोबैको में। अब इंट्रोडक्शन ऑफ जीन का मतलब डीएनए। डीएनए को जब हमने डाला तो कुछ ऐसा प्रकार का डाला कि वो अंदर जाने के बाद 2 तरह के आरएनए बनाएगा, सेंस और एंटीसेंस। सेंस और एंटीसेंस। ठीक है, देखो हमने ऐसा डीएनए पौधे में डाल दिया टोबैको में, जो अंदर जाके 2 तरह के आरएनए बनाएगा। एक को बोलते हैं सेंस और एक को बोलते हैं एंटीसेंस। ठीक है, एक सेंस बन गया, एक एंटीसेंस बन गया, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन अब इसको पचा दिया जाता है एंटीसेंस वाले को, अब सिंगल स्टैंडर्ड रह गया। अब क्या हुआ? जो दुश्मन आया निमेटोड, निमेटोड आया,
निमेटोड के अंदर क्या है, एमआरएनए, ये बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ गया, तो बताओ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया कि नहीं बन गया? इसी का नाम क्या होता है? आरएनए आई। यही आरएनए आई, इस आरएनए आई के बनने से निमेटोड के आरएनए क्या प्रोटीन बनाने में समर्थ है? अगर ये प्रोटीन बनाने में समर्थ नहीं है तो किसकी साइलेंसिंग हो गई? किसके? एमआरएनए की। अब जब ये अपनी प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कौन मारा जाएगा? निमेटोड। देखो लिखा है द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला आरएनए और ये वाला आरएनए, पहले तो ये भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, और या फिर ये और ये की बात करें तो भी कॉम्प्लीमेंट्री था। दोनों आरएनए कैसे थे? कॉम्प्लीमेंट्री, किसके? एक दूसरे के। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ही नाम क्या था? इनिशिएटेड आरएनए आई, आरएनए आई। अब ये जाके साइलेंस कर देगा किसके? किसी पर्टिकुलर एमआरएनए के काम को साइलेंस कर देगा। किसके एमआरएनए को साइलेंस किया? निमेटोड के। इसका मतलब फलस्वरूप क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? पैरासाइट यानी निमेटोड सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। कहां पे? ट्रांसजेनिक होस्ट में। ठीक है, क्योंकि हमारे आरएनए आई ने उसके जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया, और इस वजह से ट्रांसजेनिक प्लांट ने अपने आप को खुद ही बचा लिया। किससे बचा लिया? पैरासाइट का नाम निमेटोड यानी मिलोइडिगानी इकोग्निसिया। अब मेडिकल में इसका क्या प्रयोग है? मतलब मेडिकल में, मेडिसिन में देखो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का नाम हमने पढ़ा ही है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमने कहां पे देखा है? हेल्थ केयर में। यानी अगर देखा जाए आबादी बढ़ने का एक श्रेय किसको जाता है? हमारी हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी से इंप्रूव हुआ है। इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा मास प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दवाएं बना सकते हैं, और ऐसी दवा बनाएंगे जो सेफ है और जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, और आरडीएनए से जो हम बनाते हैं थेराप्यूटिक्स, वो कोई भी अनवांटेड रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करती, भले ही वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स से आइसोलेट की गई है। कह रहा है मनुष्य से नहीं बना रहे हैं, किसी और से बना रहे हैं, फिर भी क्या कर रहा है? ये उतनी ही सेफ है जितनी मनुष्य वाली सेफ है। यानी इंसुलिन हम दूसरे जीवों से निकालते हैं तो वो हम पे एलर्जी कॉज कर देता है, लेकिन अगर हम आजकल ऐसी डीएनए से थेराप्यूटिक्स बना रहे हैं जिसकी मदद से वो भले ही हम बैक्टीरिया में बनाएंगे पर हमारे लिए उतना ही सेफ है जितना हमारे अंदर बनने वाला इंसुलिन है। पूरे विश्व में अब तक कितनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनाई जा चुकी है? 30। भारत में अकेले कितनी है? हाँ, भारत में अकेले कितनी है? 12। इसी का एग्जाम्पल एक है इंसुलिन। इसी थेराप्यूटिक्स का एग्जाम्पल है इंसुलिन। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन हमने बनाई। इन्होंने क्या बोला? अगर किसी को डायबिटीज है, कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज इंसिपिडस की मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस की मिलाइटस, तो उसको दिन और रात में रेगुलर इंटरवल पे क्या देना पड़ता है? खाने के 15 मिनट पहले इंसुलिन। ठीक है, कह रहा है डायबिटिक पेशेंट को अगर बहुत इंसुलिन ना मिले तो क्या होगा? मर जाएंगे। कह रहा है कि सोचो जरा कि इंसुलिन अगर हम दूसरे एनिमल से निकाल के यूज करें तो क्या होगा? तो आंसर आएगा एलर्जी कॉज कर देगा। क्या कॉज कर देगा? इम्यून रिस्पॉन्स, बेकार के इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करेगा। कह रहा है सोच के देखो, आज की डेट पे बैक्टीरिया के अंदर मानव का इंसुलिन बनाया जा सकता है, और कह रहा है होल प्रोसेस बड़ी सिंपल हो गई है। आपको लगता है जटिल है, सिंपल हो गई है, और लार्ज क्वांटिटी में बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। कैसे? देखो, इसके लिए क्या करना पड़ा? साइंटिस्ट ने बहुत लंबा समय दिया, क्योंकि जब हम इंसुलिन बना रहे थे तो पहले हमको क्या मिला? प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में 3 चेन होती है, सबसे छोटी वाली ए, उससे बड़ी वाली, और सबसे बड़ी वाली। यानी यहां पे ब्लू वाली कौन सी है? ए। अच्छा, और ये ग्रीन वाली कौन सी है? और ये जो ग्रे वाली है वो कौन सी है? हाँ, तो यानी सबसे छोटी वाली ए, सबसे छोटी वाली ए, उससे बड़ी वाली और सबसे बड़ी वाली। लेकिन आप देख पा रहे हो ए और बी ये मैच्योर इंसुलिन में है और डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा जुड़ी हुई है। देखो, ये और ये जुड़े हुए हैं, लेकिन सी और बी कहीं नहीं जुड़ी हुई, और सी और ए कहीं नहीं जुड़ा हुआ। सी और ए नहीं जुड़ा, सी और बी भी नहीं जुड़ी, क्योंकि ये फालतू की चेन थी, ये एक्स्ट्रा चेन थी। ये फ्री हो जाती है कब? एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन। जब इंसुलिन बनता है तो इमेच्योर फॉर्म में बनता है, उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। उसमें कितनी चेन होती है? चेन एबीसी। कौन सी फालतू की है? किसमें डाइसल्फाइड ब्रिज नहीं होता है? सी में नहीं होता। किसके किसके बीच होता है?
मैच्योर इंसुलिन में केवल ए और बी पाई जाती है और सी अलग हो जाती है। यही समझने में हमको काफी वर्ष लग गया। और इंसुलिन के चेन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को किस व्यक्ति ने अलाइनमेंट किया था? फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर, इनके इसी आइडिया से हमने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस एनालाइजर खोजा था, याद है? इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को पहले दी जाती थी कहां से? पैंक्रियास से निकाल के। कहां पर? बूचड़ खाने में जो पशु कटते थे उनसे। बूचड़ खाना यानी स्लॉटर हाउस में जो कैटल और पिग्स कटते थे उनके पैंक्रियास से इंसुलिन निकालते थे और इंजेक्शन बना के मार्केट में बेच दिया जाता था। ये इंसुलिन एनिमल रिसोर्स से प्राप्त हुई थी कि मनुष्य से प्राप्त हुई थी? इसीलिए ये क्या करती थी? एलर्जी या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्योंकि ये हमारी थी कि पराई, अपनी थी कि पराई। और हमारी बॉडी की एक खास बात है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान के रिस्पॉन्स करने लगती है। अगर सेल्फ है तो छोड़ देती है, पराया है तो किल करने की कोशिश करती है। इंसुलिन जो होती है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए और चेन बी। और यहां से क्वेश्चन आया था, दोनों किससे जुड़े होते हैं? क्या चेन सी जुड़ी होती है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा थी, वो नहीं जुड़ी होती है। मैमल में, जो मैमल जिसमें हम आते हैं, इंसुलिन जो होता है वो कह रहा है इस रूप में बनती, प्रो हार्मोन के रूप में। जैसे कोई प्रो एंजाइम बनता है, जैसे प्रो हार्मोन बनते हैं, ठीक है ना? और लिखा है नीड टू बी प्रोसीड बिफोर इट बिकमिंग फुल्ली मैच्योर। मतलब कह रहा है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मैच्योर होने से पहले, फंक्शनल हार्मोन बनने से पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस में क्या होता है? सी पेप्टाइड को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टुकड़ा है, इसलिए उसको सी पेप्टाइड को अलग कर दिया। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन और इट इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन, इसलिए हटा दिया जाता है उसको। सबसे बड़ा चैलेंज था कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, मेन चैलेंज क्या था कि इंसुलिन बनाए आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, और वो भी हमें एक मैच्योर फॉर्म में चाहिए था। लेकिन पहले हमें ये पता ही नहीं था, हम तो तीनों बना के जोड़ देते थे। फिर हमने बारी बारी ए और सी को जोड़ा तो भी असर नहीं दिखा रहा था, बी और सी को जोड़ा तो भी असर नहीं दिखा रहा था, ठीक है ना? हमने ऐसे बारी बारी कई कॉम्बिनेशन और परमोटेशन बनाए जिससे हम लास्ट में सक्सेसफुल हो पाए कि चेन ए एंड चेन बी शुड बी प्रिपेयर्ड। एक कंपनी थी एली लिली, 1883 की बात है, अमेरिका की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसने डीएनए के 2 सीक्वेंस लिए, चेन ए वाला और चेन बी वाला, चेन ए वाला और चेन बी वाला। क्या सी वाला लिया? नहीं लिया। अब उसने इन दोनों चेनों को से प्रोटीन बना ली। किसकी मदद से इसको इंट्रोड्यूस किया गया? प्लाज्मिड की मदद से। कौन सा? PBr322, PBr322। और उसको कहां पर होस्ट में डाला गया? होस्ट का नाम ई कोलाई। चेन ए बन गई, चेन बी बन गई, बाद में दोनों को अलग कर लिया गया, अलग करके कंबाइंड करा दिया गया। कंबाइंड कराने के लिए कौन सा ब्रिज जोड़ दिया गया? डाइसल्फाइड ब्रिज जोड़ दिया गया। कौन सा ब्रिज जोड़ दिया गया? डाइसल्फाइड ब्रिज जोड़ दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई? जीन थेरेपी। अच्छा, जीन थेरेपी क्या होती है? घटिया जीन की जगह बढ़िया जीन जोड़ दो, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। यहां से पढ़ो, करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन। मतलब किसी आनुवंशिक रोग को अगर सही करना चाहते हैं, नॉर्मल जीन उसकी जगह डाल दो। किसमें? किसी इंडिविजुअल में या उसके भ्रूण में डाल दो, ठीक है? ताकि वो जो काम नहीं हो रहा था अब वो होने लगे। इसलिए आपने नॉन फंक्शनल जीन के काम को कंपनसेट कर दिया। मतलब घटिया अंग की जगह बढ़िया अंग लगा दो तो वो अंग काम करने लगेगा कि नहीं काम करने लगेगा? वैसे ही घटिया जीन की जगह हमने उस बढ़िया जीन लगा दिए तो बताओ काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। पहली बार जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की बच्ची में करी गई थी जिसके अंदर एडा की कमी थी। एडा का पूरा नाम एडिनोसिन डीएमिनेज। देखो 4 साल की बच्ची में की गई थी जिसमें एडा की कमी थी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी यहीं की गई। इस बच्ची को ये वाला रोग था, एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया, पूछा गया है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी में कमी आई ना, इम्यूनो डेफिशिएंसी। और ये एड्स से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें ना टी लिम्फोसाइट बनता है और ना बी लिम्फोसाइट बनता है, यानी ना टी लिम्फोसाइट बनेगा ना बी लिम्फोसाइट बनेगा। जबकि एचआईवी में या एड्स में टी लिम्फोसाइट की संख्या घटती है, बी तो बनता ही बनता है, टी भी बनता है, पर उनकी संख्या घटने लगती है जिसकी वजह से व्यक्ति की इम्यूनिटी में कमी आती है। यहां तो दोनों बनेगा ही नहीं, बनना तो दूर की बात है, तो इनको ये टॉक्सिक हो जाएगा, ये मरेंगे,
देखो लिखा है ये एंजाइम बहुत ही जरूरी है, क्रूशियल मतलब जरूरी है, किसके कार्य के लिए? इम्यून सिस्टम के कार्य के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे अंदर डीएनए और आरएनए को तोड़ा जाता है तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस करते क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब एडा रहता है तो ये इस टॉक्सिक को किस में बदल देता है? नॉन टॉक्सिक में। मेरी बात समझो पहले, जब डीएनए और आरएनए हमारे अंदर टूटते फूटते हैं तो कुछ क्या पैदा होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को एडा किस में बदल देता है? नॉन टॉक्सिक में। जब एडा है ही नहीं तो बताओ क्या होगा, ये टॉक्सिक सब्सटेंस नॉन टॉक्सिक में बदलेंगे तो ये किसके लिए टॉक्सिसिटी हो जाएगी? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, वो मरने लगेंगे टी और बी लिम्फोसाइट, और बिना टी और बी लिम्फोसाइट के एक्वायर्ड इम्यूनिटी जीरो हो जाएगी। ऐसे बच्चों को बलून में रखा जाता है, इस तरह के बच्चों को बोलते हैं बलून बेबी, याद आया? और वेल सेपरेटेड या आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखते हैं। जरा सा भी इंफेक्शन इनकी जान ले सकता है, जरा सा भी इंफेक्शन इनकी जान ले सकता है। Thus disorder caused due to the deletion of gene, बोल रहा है ये डिसऑर्डर इसलिए होगा कि जीन गलती से डिलीट हो गया होगा, या तो उसमें म्यूटेशन हो गया होगा। कौन सा जीन? एडा वाला। एडा यानी एडिनोसिन डीएमिनेज। कुछ बच्चों में एडा को बोन मैरो थेरेपी द्वारा किया जा सकता है क्योर, और कुछ में उनको ट्रीट किया जा सकता है बाई एंजाइम का इंजेक्शन दे करके, उसको बोलते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। सुबह इंजेक्शन दे दो, शाम को दे दो, फिर कल सुबह दे दो, कल शाम को दे दो, या डेली एक एक देते रहो, यानी जीवन भर इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शनल एडा का इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही अप्रोचेस में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये परमानेंटली क्योर नहीं हो सकते। ठीक है, ये परमानेंटली क्योर नहीं हो सकते। देखो पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या करेंगे, व्यक्ति का ब्लड ले लेंगे, इन्फेक्टेड व्यक्ति का क्या कर लेंगे, ब्लड ले लेंगे, ये ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, इससे लिम्फोसाइट निकाल लेंगे और लिम्फोसाइट को लैब में ले जाएंगे, विट्रो लैब में ले जाएंगे। वहां क्या करेंगे, एक फंक्शनल एडा वाला जीन जिसको सी डीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये रेट्रोवायरस की मदद से, बताओ एनिमल में कौन सा वायरस यूज करते हैं, डिसआर्म्ड की आर्म्ड, अब इन दोनों को जोड़ के आरडीएनए बना लेंगे। कौन सा डीएनए बना लेंगे, आरडीएनए को कहां डाल देंगे, लिम्फोसाइट के अंदर। इस समय होस्ट क्या है, लिम्फोसाइट, अब हमने उसके अंदर डाल लिया। फिर से सुनो, पेशेंट का क्या निकाल लिया, ब्लड निकाल लिया, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है कि नहीं होती है, लिम्फोसाइट उसी का एक प्रकार है कि नहीं है। अच्छा ये लैब में काम कर रहे हैं कि बॉडी में, लैब के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में हम यही काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, कहीं से किसी व्यक्ति का स्वस्थ वाला जीन ले लिया, कौन सा जीन लिया, एडा बनाने वाला, अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के बाद उसको रेट्रोवायरस के साथ जोड़ दिया ताकि वो एनिमल में पहुंच जाए, क्योंकि एनिमल के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। अब हमने उसको दोनों को जोड़ लिया तो ये डीएनए प्लस ये डीएनए बराबर कौन सा डीएनए, आरडीएनए को कहां डाल दिया, लिम्फोसाइट्स में, कहां पे, लैब में, लैब में। अब व्यक्ति को वापस लौटा दिया गया। अब ये लिम्फोसाइट पहले इंजेक्शन से निकाला था, वापस डाल दो, वापस डाल दिया तो अब क्या होगा, अब पेशेंट के अंदर फंक्शनल जीन पहुंच गए कि नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। देखो क्या लिखा, फंक्शनल एडा सी डीएनए यूजिंग ए रेट्रोवायरस वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिम्फोसाइट्स which are subsequently returned to the patient, यानी जो जहां से निकाला था जिस व्यक्ति से, उसको वापस लौटा दो। लिखा है चूंकि ये सेल अमर नहीं है तो आज नहीं कल मरेंगी, महीनों बाद मर जाएंगी, सालों बाद मर जाएंगी। अगर मर गई तो आपको दोबारा ये इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, आपको दोबारा जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट उसमें डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है एक बार डाल दिया आजीवन फुर्सत, हम लोग में तो नेचुरली बन रहा है तो जीवन भर की फुर्सत है। अगर किसी में ये वाला रोग हो जाए, मम्मी पापा से ये रोग आ जाएगा तो एडा बनता ही नहीं जीवन भर, तो जीवन भर ये थेरेपी करानी पड़ती, भले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद करानी पड़ेगी, बार बार करानी पड़ेगी। लेकिन कह रहा है अगर यही जीन आइसोलेट कर लिया गया होता अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एडा वाला जीन डाल देते कब, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये इलाज कैसा हो जाता, आप खुद बताओ ना। किसी मिट्टी को कुम्हार जब पॉट बनाता है तभी आकार दे सकता है, पकाने के बाद आकार नहीं दे सकता, या पकाना छोड़ दो, एक बार मिट्टी ठोस हो गई तो भी उसको आकार नहीं दिया जा सकता। जिस समय बनाया जा रहा हो तब तो शेप चेंज कर देंगे। वही बात है, जब हमारी बॉडी भ्रूण अवस्था में रहती है तो हम उस समय डालेंगे तो बॉडी एडजस्ट कर जाएगी। जब एक बार भ्रूण रेडी हो गया, मैच्योर हो गया, तो फिर उसमें वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना, लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्सप्रेस
नहीं होगा। याद रखिएगा कि अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन आजकल बहुत बार आया हुआ है। अभी कल ही एक क्वेश्चन आया था बीच में, लिखा है इफेक्टिव ट्रीटमेंट रोगों का तभी कर पाओगे जब आप अर्ली डायग्नोसिस करो, और जब अर्ली डायग्नोसिस करोगे तभी तो पैथोफिजियोलॉजी समझ पाएंगे। कह रहा है पैथोफिजियोलॉजी समझ पाएंगे कब? जब आपको रोग शुरुआत में पता चले, और शुरुआत में पता चलेगा तभी आप इफेक्टिव इलाज करा पाओगे। ठीक है। कह रहा है पुराने जो मेथड हैं डायग्नोसिस के, जैसे सीरम यानी खून का टेस्ट, जैसे यूरिन का टेस्ट, जैसे स्टूल टेस्ट, ये सब जो है ना पहले 3 ही 4 टेस्ट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था। कह रहा है लेकिन आजकल 3-4 टेक्निक है। पहला आरडीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा पीसीआर, तीसरा एलाइजा, एलाइजा का पूरा नाम पूछा गया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे। ठीक है ना, ये कुछ ऐसी टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस कर सकती हैं, उसका पर्पस सॉल्व कर सकती हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए कितनी नई टेक्निक आ गई? 3। कह रहा है पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन इंट्रोड्यूस इन द डिजीज ऑफ द सिम्टम। कह रहा है जब व्यक्ति में रोग हो जाते हैं तभी पैथोजन ज्यादा होते हैं। सही है गलत है? लेकिन इस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजन कैसा होता है? हाई। हम चाहते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन लो हो बैक्टीरिया और वायरस का तभी पता चल जाए जब हमें सिम्टम नजर नहीं आ रहे। मतलब मेरे अंदर पैथोजन चला गया पर हमें कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, जाते ही अटैक थोड़ा ना कर देगा। जैसे सोचो ना, पहले किसी देश पे अटैक करना होता तो तैयारी 15-20 दिन पहले चल रही होती है। आपको क्या लगता है बस गए नहाए धोए और अटैक कर दिया? भैया जब कहीं पे अटैक करना होता पूरी सेना भेजनी होती है ना, पूरी तैयारी करनी होती है। जैसे ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि हम अपना डिफेंस करेंगे, वो बचाव की तैयारी कर रखा था। और अमेरिका ने कौन सी तैयारी, अमेरिका और इजराइल ने कौन सी तैयारी कर रखी थी? अटैक कर देंगे। तो ये तैयारी एक दिन में नहीं हुई, इसके पीछे 10-15 दिन का प्लान होगा। अब सही कहा जाए बड़े बड़े देशों का तो महीनों और सालों तक का प्लान होता है। इस दिन अटैक करेंगे, अपना सब बेस तैयार रखो, है ना। और तो ईरान ने भी बहुत पहले से ही डिफेंस करने की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि कोई किसी के संसाधनों पे कब्जा करे तो ये इलीगल है, अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम बनाए किसने? यूएस ने। अपने अगेंस्ट कोई नियम लागू करता है क्या? कोई जज अपने को सजा सुनाएगा? सजाए मौत, पेन तोड़ दिया, ऐसा कभी सुना है? नहीं। तो वही चीज है, तो वही बोला गया, यानी कि जब रोग होने वाला था, पैथोजन तो आ गए थे, तैयारी कर रहे थे सिम्टम फैलाने की, उस समय हमें पता ही नहीं था। लेकिन अगर ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली जो 3 बताई, तो हमें क्या हो जाएगा? इनका पता लग जाएगा, इनका पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इनके न्यूक्लिक एसिड को पीसीआर द्वारा एम्पलीफाई करके पता कर लेंगे। कह रहा पीसीआर कम से कम डीएनए को भी ज्यादा से ज्यादा कम समय में पता कर सकता है। पीसीआर कल पूछा था, रूटीन टेस्ट बन गया है किसका? एचआईवी का। किसमें? एड्स पेशेंट में। और इससे म्यूटेशन तक पता लगा लेते हैं, इससे कैंसर तक पता लगा लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, इससे कैंसर तक पता लगा लेते हैं। और कह रहा है ये पावरफुल टेक्निक है जिससे आनुवंशिक रोग का भी पता लगा सकते हैं। बताओ पीसीआर से क्या क्या कर सकते हैं? एचआईवी पेशेंट के अंदर एचआईवी पेशेंट का पता लगा सकते हैं, रूटीन टेस्ट बन चुका है। उसके अलावा जीन के म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं, उसके अलावा कैंसर का पता लगा सकते हैं, और आनुवंशिक रोग को खोजने की सबसे पावरफुल टेक्निक बन चुका है, सबसे पावरफुल टेक्निक बन चुका है। कल हमने प्रोब की बात की थी, पहले भी प्रोब की बात की। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होते हैं, संभावित सभी चीजों के बने होते हैं, सारे प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यूरेसिल, एडेनिन, ये। तो बताओ ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए के वो होते हैं जो रेडियो एक्टिव टैग होते हैं कि नॉन रेडियो एक्टिव, इन्हीं को क्या बुलाते हैं? प्रोब। ये हाइब्रिडाइज करने के काम आते हैं। किसको? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। इन ए क्लोन ऑफ फॉलोड बाय डिटेक्शन ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। देखो क्या कह रहा है, मान लो ये जीन है, ये आपका डीएनए है, यहां यूरेसिल बैठा है, सॉरी आरएनए है, यहां यूरेसिल बैठा है, यहां साइटोसिन बैठा है, गुआनिन बैठा है, यहां साइटोसिन बैठा है, यहां थाइमिन बैठा है, सॉरी यूरेसिल होगा क्योंकि आरएनए है ना, यहां एडेनिन बैठा हुआ है। अब ये हमारा प्रोब है, सामने हमने प्रोब भेजा। अब प्रोब ने देखा यहां पर क्या जोड़ दिया? ए वाला प्रोब जुड़ गया। यहां देखा कि जीन में म्यूटेशन था, कोई प्रोब नहीं जुड़ा।
यहां पे कौन सा जुड़ गया, जी वाला जुड़ गया, यहां कौन सा जुड़ गया, ए वाला जुड़ गया, यहां कौन सा जुड़ गया, यू वाला जुड़ गया। अच्छा अब बताओ इसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रख दो, अब बताओ यहां से रेडियो एक्टिविटी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि प्रोब है। यहां से, यहां से, यहां से, कहां पर फोटोग्राफिक फिल्म का कलर चेंज नहीं होगा, इस जगह पर जहां पे म्यूटेटेड जीन था, क्योंकि वहां से कोई प्रोब टैग करा ही नहीं। इस तरह की उसको बोलते टेक्निक को ऑटो रेडियोग्राफी। ये देखो लिखा है डिटेक्शन यूजिंग बाय ऑटो रेडियोग्राफी, लिखा है क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन। अगर आपके डीएनए के क्लोन के पास क्या है, म्यूटेशन वाला जीन है, तो फोटोग्राफिक फिल्म पर नजर नहीं आएगा, नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म पर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोब नहीं जुड़ता किसके साथ, म्यूटेटेड कॉम्प्लीमेंट्री जीन के डीएनए के साथ, क्योंकि जहां म्यूटेशन हो गया होगा उसके लिए तो कोई प्रोब हमने बनाया नहीं था, तो जुड़ेगा कैसे, वो इसे पहचान ही नहीं पा रहा है, कोई प्रोब इसको पहचानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बदल गया है, इसकी शकल बदल गई है, शकल समझो बदल गई, अगर किसी की शकल बदल गई कैसे पहचान पाएंगे, सही है कि नहीं है, क्लियर। डीएनए किस पर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और लिखा है इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। कह रहा है मान लो कोई एंटीजन है शरीर में, एंटीजन प्रोटीन का बना होता है या ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, तो हम उसको एंटीबॉडी की मदद से पहचान जाएंगे। अगर शरीर में एंटीजन है तो एंटीबॉडी की मदद से पहचान जाएंगे, एंटीबॉडी है तो एंटीजन की मदद से पहचान जाएंगे। अगर आपने दिखाया सर ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इधर का पोल मुझे सर पता नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैंने कहा मैं पता कर देता हूं, ये मेरे लिए अननोन है, मैंने अपना मैग्नेट निकाला, मुझे पता है कि मेरा ये नॉर्थ पोल है, अगर मैंने इसको इधर की तरफ किया और ये भागने लगा, नॉर्थ ही पोल था, और मैंने निकाला साउथ पोल और अब लगाया चपक गया, बताओ क्या हुआ, तो ये नॉर्थ पोल कंफर्म हो गया, मेरा कौन सा था, साउथ पोल, तो कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। वही कह रहा है एंटीजन पता हो तो एंटीबॉडी का पता कर सकते हैं, एंटीबॉडी पता हो तो, समझ गए कि नहीं समझ गए, वही हाल है यहां पे। ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाए जाते हैं, ये एनिमल जिनका डीएनए मैनिपुलेट कर दिया गया है, ठीक है, या एक्स्ट्रा जीन डाल दिया गया है, उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। वैसे तो रैट, रैबिट, पिग, सिप, काऊ, फिश सब बना चुके हैं, पर 95% से भी ज्यादा हमने ट्रांसजेनिक एनिमल क्या बनाए हैं, माइस। क्यों बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, ताकि हम अपने जीन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट का पता कर सके। देखो लिखा है स्पेसिफिकली डिजाइंड अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ द जीन रेगुलेटेड, जीन कैसे रेगुलेट होता है, ये चूहे के अंदर स्टडी करेंगे। भाई इंसान के अंदर कैसे कर सकते, कोई इंसान अपनी बॉडी डोनेट करेगा क्या, मेरे अंदर स्टडी कर लो, कोई नहीं करेगा, है ना। इवन मरने के बाद तो वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन चूहे जिंदा रहते हैं, चूहे ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट अलाउड है, तो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जीन कैसे रेगुलेट कर रहा है किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन कैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर कैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स बनते हैं और कैसे ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कैसे आईजी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हमारे अंदर काम करते हैं और टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर को मदद करते हैं, ये पता चलेगा। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज पता कर सकते हैं, डिजीज बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि हमारी सोच को बढ़ा सके कि जीन कैसे मदद कर रहा है किसमें, रोग फैलाने में। जैसे हमने कोरोना वाला कोरोना वाला वायरस डाल दिया कहां पे, माइस में। अब बताओ जैसे इंसानों को जहां जहां जाके अटैक कर रहा था उनको भी वहीं करेगा, क्योंकि मैमल है और हमारे ही जीन से बनाया गया, तो हमारे ऊपर ही जो असर होगा वो चूहे के ऊपर भी होगा। फाइनली हमने चूहों पर अध्ययन करके तुरंत WHO ने सबको बता दिया कि भाई ये फेफड़ों में जाके नुकसान पहुंचाता है, सिम्टम ये हैं, है ना। फिर रिसर्च होती रही, एक संक्रमित चूहे को हेल्दी चूहे के संपर्क में लाया गया, देखा उसको भी हो गया, फिर दूसरे के संपर्क में लाया गया, उसको भी हो गया, मतलब इन्फेक्टेड डिजीज है कि नॉन इन्फेक्टेड। और उसके बाद फिर बोला गया कैसे बच पाएंगे, चूहों को दूर रखा गया, 1 फीट दूर नहीं बचे, 2 फीट दूर नहीं बचे, 3 फीट दूर नहीं बचे, फिर बोला गया कि कुछ दूरी बना के रखो जिससे ब्रेकेज हो जाएगा, तो फिर वही आया था मास्क, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, है ना। तो ये सब वहीं से रिसर्च कर करके आया। These are specifically serve as मॉडल, ये हमारे लिए मॉडल हैं, डिजीज के स्टडी के लिए मॉडल यही होते हैं। और इससे फायदा क्या होगा, हम रोग का अध्ययन करके क्या कर पाएंगे, अरे इलाज ढूंढ पाएंगे भाई, ट्रीटमेंट कर पाएंगे उसका,
तभी पॉसिबल हो पाएगा। जब रोग ही नहीं पता फैलता कैसे, तो इलाज कैसे ढूंढ पाएंगे? जब यही नहीं पता, पंचर में टायर बस्ट हो जाता है तो उस पर उसको ढकेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा? सही है कि नहीं है? कह रहा ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ह्यूमन रोग को स्टडी करने में काम आए हैं। पहला कैंसर, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीसरा रूमेटाइड आर्थराइटिस और एल्जाइमर जिसमें व्यक्ति भूल जाता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के काम आ सकते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कई बार पूछा गया है, किसके इलाज के लिए बनाया गया? एम्फीसीमा, बहुत बार पूछा गया मैचिंग में। अच्छा बताओ, फेनिलकीटोनुरिया का इलाज भी ढूंढ लिया गया है कि नहीं? सिस्टिक फाइब्रोसिस का इलाज भी ढूंढ लिया गया। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। 1997 में हमने एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी, नाम रोजी। अच्छा, ये मनुष्य के जितना प्रोटीन इनरिच मिल्क बनाता है, इसका दूध मनुष्य के दूध के बराबर बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसमें 2.4 ग्राम पर लीटर तक प्रोटीन पाई जाती है। ये मिल्क ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नाम के जीन की मदद से बनाया गया है। हमारे जीन को काऊ में डाल दिया गया। हमारा मिल्क प्रोटीन बनाने वाला जीन नाम क्या था? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। वो अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन बनाता है और वो न्यूट्रिशनली ज्यादा अच्छा है। किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए। किसकी तुलना में? नेचुरल काऊ मिल्क की तुलना में। मतलब अन्य, वैसे तो गाय का दूध बच्चों के लिए बेस्ट मानते हैं, लेकिन अगर रोजी का मिल जाए तो बेस्टम बेस्ट है ना? रोजी का क्या है? बेस्टम बेस्ट। अब वैक्सीन सेफ्टी का भी टेस्ट किस पर करते हैं? माइस पर। देखो लिखा है सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर द यूज्ड ऑन ह्यूमन, मतलब मनुष्य पर यूज करने से पहले वैक्सीन की सेफ्टी किस पर चेक की जाती है? हाँ, ट्रांसजेनिक माइस पर हमने रिसेंटली किसका प्रयोग किया था? पोलियो वैक्सीन का। काफी बार पूछा गया है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मान लो कोई केमिकल बनाया गया, मान लो कोई कॉस्मेटिक का केमिकल बनाया गया, त्वचा पर लगाया गया, त्वचा पे जलन होने लगी, त्वचा पे खुजली हो गई, त्वचा का रंग उड़ गया, त्वचा बर्बाद हो गई। अब वो तो उसने दिखाया था फेयर एंड लवली बनेंगे, यहां अनफेयर एंड अगली बन गए, है ना? तो इसलिए केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग या सेफ्टी टेस्टिंग। और ये प्रोसीजर सेम होता है जैसे हम दवाओं की टेस्टिंग करते हैं। लिखा ट्रांसजेनिक एनिमल को में कौन सा जीन डाल देते हैं? सेंसिटिव वाला कि अनसेंसिटिव वाला? सेंसिटिव वाला जीन डालेंगे। सेंसिटिव जीन डाल देने से क्या फायदा होगा कि देखो, अगर मान लो हम सब में है, किसी की त्वचा हमसे ज्यादा सेंसिटिव होगी और किसी की त्वचा हमसे कम सेंसिटिव भी हो सकती है, तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सभी मनुष्यों के लिए वो क्रीम है कि अलग अलग मनुष्य। ऐसा तो होता नहीं है कि ये गए तो इनके लिए फेयर एंड लवली अलग आएगी, इनके लिए फेयर एंड लवली अलग आएगी, इनके लिए फेयर एंड लवली अलग आएगी। ऐसा तो है नहीं। पता लगा कंपनी गए, वहां पे आपकी त्वचा टेस्ट की और फिर एक क्रीम बना के दे दी। ऐसा होता है क्या? एक ही क्रीम ऑल अवेलेबल फॉर द ऑल पीपल, है ना? चाहे लवली हो या अगली हो, सबके लिए वही है। फेयर एंड हैंडसम कर दिया गया नाम बदल के, लवली नहीं, मतलब उसके लिए, मेल के लिए फेयर एंड हैंडसम कर दिया गया है ना? काले कलर में आता है और जो लवली वाला आता है वो पिंक कलर में आता है ना? देखो, जीईएसी का पूरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी भी बोल सकते हैं, अप्रूवल कमिटी भी। अप्राइसल और अप्रूवल जब आया था अभी कुछ समय पहले, अप्राइसल कमिटी था, तो अप्रूवल कमिटी भी, अप्राइसल कमिटी भी यही निर्धारित करता है वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, कि कौन सा रिसर्च करने योग्य है, कौन सा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, मान लो मैं चाहूं कि टमाटर को पिंक बना दूं, ठीक है ना, और वैलेंटाइन डे को बेच दूं, तो क्या ये अलाउड होगा? नहीं होगा। कहां अलाउड हो पाएगा भाई? टमाटर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पता लगा टमाटर आज के दिन पे कितना, 1000 रुपए किलो। आज कौन सा वैलेंटाइन डे? फिर उसके बाद सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, बोलते हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक है उसको ये वैलिडिटी देते हैं। कह रहे राइस हमारे एशिया के इतिहास में काफी हजारों वर्ष पुराना है और भारत का इसमें सबसे लीडिंग रोल रहा है। हमारे यहाँ पे 2 लाख वैरायटी पाई जाती, किसकी? राइस की। देखो इंडिया में अकेले पाई जा रही है और डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में कि पूछो ही नहीं। और बासमती राइस तो हमारी श्रीमतियां बनाती हैं,
तो बासमती राइस बहुत फेमस है अपने एरोमा के लिए और फ्लेवर के लिए, और 27 प्रकार की डॉक्यूमेंटेड वैरायटी आज भी भारत में उगाई जाती है, यानी 27 प्रकार के तो बासमती राइस है केवल, ठीक है। दीज आर रिफर्ड एज द बासमती राइस इन एंशिएंट टेक्स्ट, कहते पुराने पुराणों में है, कविताओं में है, कहानियों में है, ये सब है इसमें, और ये सदियों से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। 1997 में अमेरिका ने एक पेटेंट राइट करा लिया, यानी इस पे बायोपायरेसी करा ली। आपकी चीज पे किसी और का अधिकार हो जाना क्या कहलाता है, और हमारी ही चीज पे हमारा अधिकार होना क्या कहलाता है, बायो पेटेंट। बायो पेटेंट। जैसे नीम कहां पे पाया जाता है, भारत, और इसके अलावा बहुत कम देश है जहां नीम पाया जाता है, तो जहां ज्यादा पाया जाता है उनका अधिकार हुआ, तो नीम भी चुरा लिया था उन लोगों ने। जबकि नीम हमारे यहां पे नीम दातुन के रूप में यूज करते हैं, नीम की पत्तियों को उबाल के नहा लो, खुजली उजली सब खत्म हो जाएगी। नीम का पत्तियों का पेस्ट अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन हुआ है लगा लो, सही हो जाएगा। नीम के इनफैक्ट सोप तक बनाए गए हैं, तो साबुन से क्यों, लोग नेचुरली नहाते थे पहले पानी में पत्तियां डाल के और सही हो जाते थे। आज भी गांव के लोग कोलगेट नहीं करते, आज भी क्या करते, दातुन, और उसी को छील लेते भी इससे, और टंग भी क्लीन कर लेते हैं। नेचुरल टंग क्लीनर है, रोज एक नया टंग क्लीनर आप नहीं यूज कर पाओगे, आपकी औकात नहीं, पर उनकी औकात है। फिर देखो, रोज एक कोलगेट यूज करते हैं नेचुरल के फॉर्म में, आप तो एक कोलगेट महीने भर यूज करते हो। लिखा हुआ राइस को यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस ने पेटेंट करा लिया था, और एक नई वैरायटी राइस की बना ली थी, और उसको यूएस और अब्रॉड में बेचने लगी थी। ये नई वैरायटी बासमती राइस देखो लिखा है एक्चुअली में कहां से बनाई गई थी, इंडिया के फार्मर ने बनाई थी, लेकिन इन लोगों ने इंडियन बासमती राइस को क्रॉस करा दिया था अपने सेमी डोर वैरायटी के साथ, और इस नॉवेल्टी का श्रेय ले लिया, इस नॉवेल्टी का श्रेय ले लिया। और मैंने बोला था नीम और टर्मरिक को भी ग्रो करा लिया, वो पेटेंट करा लिया था। बाद में फिर उस पर बहुत सारे केस चलते हैं, बहुत सारी पेनाल्टीज लगती हैं, तब इसको वापस किया उन लोगों ने। सबसे ज्यादा गुस्सा तो भारतीयों को तभी आई थी जब हल्दी को करा लिया, कि साला अब हाथ पीले कैसे होंगे, सारे कुंवारे और रड़वे रह जाएंगे। देखो, इंडियन पेटेंट रिसेंटली क्लियर्ड इज सेकेंड अमेंडमेंट। हमारे जो वो है संसद, वहां एक सेकंड बिल पारित किया गया। पहला बिल पहले पारित किया गया था जो जीईएससी जिसने बनाई, अब एक दूसरा बिल पारित किया गया जो कि इंडियन पेटेंट बिल के नाम से पहचाना जाता है। बताइए सेकंड बिल कब कहां पारित हुआ, बिल कहां पारित होते हैं, संसद भवन में, पार्लियामेंट में। और इस बिल में क्या बोला गया, इस बिल में जो इशूज थे, जो मुद्दे थे, उसको कंसीडर किया गया, और पेटेंट के टर्म को थोड़ा सुविधाजनक बनाया गया कि अगर जरूरत हो तो पेटेंट में बहुत जल्द उनको, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डिले होने को क्या बोलते हैं, लंबित, उनको लंबित ना करके तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाए। मतलब वो हाँ, वो भाषा है संविधान की कि इसको त्वरित कार्रवाई की जाए, यानी तुरंत करा जाए, तो इसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन। और रिसर्च हो चाहे कोई, या फिर कोई इनिशिएटिव हो, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव हो, उसको तुरंत से तुरंत अधिकार मिले पेटेंट का। क्योंकि अगर हम पेटेंट नहीं कराएंगे, भारत के लोग ही भारत की चीजों को पेटेंट नहीं कराएंगे, तो दूसरे तो आंख लगाए बैठे ही हैं। भाई किसी को पता था कि जब भारत गरीब था तो केवल उसको एक ही चीज सोचती थी, खाने का जुगाड़ कैसे हो, है ना, खाने का जुगाड़ कैसे हो। तो बहुत गरीब था, खाना ही नहीं उगा पा रहा था। जब हमारा पेट भरा रहने लगा तो हमने सोचा अब तो हमें गर्मी लग रही है, अब तो हम कूलर खोजेंगे, मतलब आविष्कार करेंगे। फिर जब हमारी और जरूरतें हुई तो अब हमें लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना लगा। अगर आवश्यकता नहीं होती तो हम यहां तक पहुंचते ही नहीं। तो अब हम जब इतने जागरूक हो गए हैं तो हम खाने पीने से उड़ के ऊपर सोचे, खाने पीने से ऊपर सोचे, और तब हम हमारे नेचुरल चीजों को बचाएंगे। और हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है जितने अन्य कंट्रीज में नहीं है। और यही कारण है जहां जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां की आबादी भी उतनी तेजी से बढ़ती है। देखो, दो तरह से आबादी बढ़ सकती है, या तो बहुत आर्थिक संपन्न देश हो, या तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर लीडिंग कंट्री हो। पूरे वर्ल्ड में फूड की क्राइसिस आई कोरोना के समय, पर भारत में नहीं आई, बल्कि फूड यहां मारा मारा घूम रहा था। देखा होगा, 5 रुपए में 5 किलो टमाटर, है ना, 5 रुपए किलो बैगन, 5 रुपए किलो लौकी, 2 रुपए का एक बंडल पालक, सब बिका यहां, क्योंकि सब बंद हो गया था इसलिए। तो ये हो गया आपका क्या, यहां तक हो गया आपका पूरा ये एनसीईआरटी पूरा कवर कर दिया हमने, ठीक है।
कल इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कितने हैं, एक मिनट रुके, एक मिनट चेक कर ले, अगर 10-12 हैं तो आज ही करा दें। अभी तो 11:05 ही हुआ है, ये खत्म हो जाएगा तो कल दूसरे हो जाएंगे। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा? डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। अब बताइए, विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सही है। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सी गलत हो गया। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, सही है। ए और बी इंसुलिन जो डाइसल्फाइड सेंटर है, सही है। तो कितने सही हुए? ए सी डी, कौन सा हुआ? ए सी डी ओनली। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। देखो लाइन टू लाइन आई है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज वेरी यूजफुल। तो देखो इनमें से कौन सी? एलाइजा, भाई 3 थी, 3 में एलाइजा मैच कर रही है। विच when gene targeting involving the gene amplification is attempt in the individual tissue to treat disease is known as gene therapy। gene therapy हो जाएगी ना। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancering, allowing the radioactive probe hybridized complementary DNA in the clone of cell following detection using by auto radiography because म्यूटेटेड जीन जो है फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि प्रोब उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाए गए थे। देख लो सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन आ रहे हैं। मैचिंग में देखो कैसे आया। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस क्राई चौथा। अच्छा टैक मतलब क्या हो गया? आरडीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अच्छा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन क्लोनिंग वेक्टर है। और साल्मोनेला टाइफिमुरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए यानी कि सेकंड। देखो कौन सा ऑप्शन है? ये 4 थर्ड फर्स्ट सेकंड बी। क्वेश्चन कैसा भी हो देख लो, अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है सारे हो जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो इंसुलिन, सही है। उसके बाद प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी, सही है। फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन ए एंड बी इज लिंक्ड टू द अदर बाय, गलत। डाइसल्फाइड ब्रिज ना कि हाइड्रोजन। बीटी वैरायटी हैज developed by the introduction of toxin gene into the Bacillus thuringiensis is resistance to insect pest। ये बताइए बीटी कॉटन मैच हो जाएगा किससे? 4 से। एडिनोसिन डीएमएनए जीन थेरेपी और आरएनएआई सेलुलर डिफेंस और पीसीआर हो जाएगा एचआईवी। देख लो अभी किया है। ये बताइए गोल्डन राइस, विटामिन ए रिच, सही है ना। विच ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, हाँ एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, अभी किया था हम लोगों ने। फिर देखो यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन, बायोपायरेसी। यूएस ने हमारी चीज अपने आप करा ली थी। बायोपायरेसी हमारी चीज पर हमारा अधिकार होना, बायो पेटेंट। तो ये क्या था? बायोपायरेसी था ना। न्यू वेराइटी जो थी वो उन्होंने वो कर रखी थी बासमती। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग द, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। विच ऑफ फॉलोइंग कॉमनली एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए जीन फ्रेगमेंट इन द ह्यूमन लिम्फोसाइट? रेट्रोवायरस, बिल्कुल सही है। ये द कैपेसिटी ऑफ जनरेट होल प्लांट फ्रॉम द, हाँ तो टोटी पोटेंसी।
होल प्लांट लिख दिया ना, और शॉर्ट टाइम लिख देता तो माइक्रो प्रोपोगेशन। विच ऑफ फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट स्टेटमेंट वाला। बीटी आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोड बाय द जीन CRY1AC, सही है। CRY1AC CRY2AB दो थे। अच्छा, बीटी एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बीटी, सही है। हाउ एवर आफ्टर इंजेक्शन द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द एसिडिक, नहीं। तो पहला सही, दूसरा गलत। बहुत ध्यान देने की बात है। ट्रांसपोजेंस, ट्रांसपोजेंस जो था यूज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? जीन साइलेंसिंग, याद आया? देखो कोने कोने से लाइन लेता है, कोने कोने से। जिसने ढंग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो कभी नहीं कर सकता। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फिसिमा, CRY1AC कॉटन और CRY1AB कौन, और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडा, हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व एज द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? अर्ली डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेक्निक नहीं है? पहला, पहला। देखो सब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहा है, देख लो 2300, 2400, 2200 खत्म।